हेलो गाइस, आई एम सोहन जेठवा। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लर्निंग विद शेयरिंग बाय सोहन जेठवा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लोनिंग टेक्निक और क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? तो क्लोनिंग टेक्निक में क्या होता है कि क्लोनिंग यानी प्रोड्यूसिंग वन ऑर्गेनिज्म दैट इज टोटली आइडेंटिकल टू अनदर। मतलब हमको यहाँ कॉपी बनानी है। कॉपी यानी कि क्लोन, मतलब जो आइडेंटिकल होगा उसको हम क्लोन कह सकते हैं। तो क्लोनिंग मतलब क्या है कि मतलब प्रोड्यूसिंग अ इंडिविजुअल विथ अ virtually identical or identical DNA fragment either by naturally or it can be produced by artificially process। तो हम यहाँ क्लोनिंग का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मतलब क्लोनिंग में क्या होता है कि कैसे क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग मोस्टली वाइडली यूज्ड इन अ मोलिकुलर बायोलॉजी फॉर जनरेटिंग अ क्लोन, मतलब आइडेंटिकल कॉपी जनरेट करने के लिए क्लोनिंग टेक्निक है वो मोलिकुलर बायोलॉजी में वाइडली यूज होता है। सो ओके, तो पहले हम बात करेंगे क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट की। तो क्लोनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो कोई भी डीएनए है वो अपना टारगेट जीन कंटेन करता है। तो टारगेट जीन को हमको होस्ट में इंसर्ट करने के लिए पहले जो डीएनए है उसको हमको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम मदद लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए एंड स्प्लाइस इनटू द डिफरेंट फ्रेगमेंट। तो ये फ्रेगमेंट बन गया। डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फ्रेगमेंट को हम क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे वेक्टर यानी कि व्हीकल यानी कि कैरियर, जो हमको जो डीएनए इंसर्ट करना है वो होस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। तो इसलिए जो फ्रेगमेंट बना है डीएनए का उसको हम पहले क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर को क्या करता है, क्लोनिंग वेक्टर का फंक्शन क्या है, कैरियर या व्हीकल। मतलब ये जो डीएनए लिया है वो ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट बाय मींस ऑफ सेवरल मींस ऑफ द इंसर्शन व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ क्लोनिंग टेक्निक। तो ये होस्ट में एक बार जो डीएनए है वो अपना इंसाइड हो गया तो उसके बाद ये अंडरगो रेप्लिकेशन, मतलब ये अपना डीएनए है वो रेप्लिकेट होना शुरू करेगा। रेप्लिकेशन होने के बाद वो क्या देगा, मतलब एक्सप्रेशन होगा। जो जीन हमने इंसर्ट करा है उसका एक्सप्रेशन होगा। इन अदर टर्म वी कैन सेड दैट if the gene can be inserted into the bacterial host, then there is a colonies of the clone target genes। तो बात करेंगे क्लोनिंग की एप्लीकेशन। तो क्लोनिंग की एप्लीकेशन क्या है मोलिकुलर बायोलॉजी में? तो first of all that the particular gene can be isolated and determined using the cloning technique। And second that is there are a lot of biomolecules which are available like enzyme है, RNA है, mRNA है, कोई भी का फंक्शन है हमको डिटरमाइन करने के लिए क्लोनिंग की हेल्प चाहिए। अब if organism contain a mutation then that can be determined using the cloning technique। If we have to design a genetically engineered organism for a specific purpose like insulin producing, that can be done using the cloning technique। Okay, we are now discussing about the cloning vector। Cloning vector means vehicle या carrier। जो फॉरेन डीएनए है उसको होस्ट में इंसर्ट करने के लिए जो कैरियर मतलब व्हीकल चाहिए वो है क्लोनिंग वेक्टर। तो if we can define the cloning vector, that is a small piece of the DNA that can be stably maintained in an organism which can be used for the inserting the foreign DNA into the host cell। तो क्लोनिंग वेक्टर हम क्लोनिंग टेक्निक में यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब वो कैसा होना चाहिए कि जो हम क्लोनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करेंगे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब क्लोनिंग वेक्टर को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का यहाँ पर क्या है कि वो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। मतलब ये होस्ट के अंदर जाके कितनी बार रेप्लिकेट होगा वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड दैट इज अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन। If we want to determine that the our foreign DNA can be inserted into the host or not, which can be determined using the selectable marker gene which are present on the cloning vector site। Selectable marker gene which are either antibiotic or whatever it can be used if we determine that the selectable marker gene is an antibiotic। For example प्लाज्मिड PPRK22 है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है, मतलब EMPR जीन कंटेन करता है। तो उसका मतलब क्या है कि PPR322 से जो ट्रांसफर हो गया है वो एम्पीसिलिन के मीडियम में ग्रो कर सकता है। उसकी मदद से हम जान सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिलेक्टेबल मार्कर that help in identifying or eliminating the non-transformant and selectively supplying the growth of transformant। ट्रांसफॉर्मेंट के ग्रोथ के लिए सिलेक्टेबल मार्कर का प्रेजेंट होना जरूरी है। थर्ड दैट इज अ क्लोनिंग साइट। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लोनिंग पर्पस। दैट इज अ क्लोनिंग साइट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग साइट यहाँ का अर्थ क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइड से तो डिफरेंट लोकेशन पे लोकेट करती है। और यहाँ पे मैंने MCS लिखा है। MCS यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मतलब एक से ज्यादा
क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होगी तो उसको हम MCS बोलेंगे, which can be either naturally present होगी or it can be artificial. If we want to construct artificial vector that contain more than 10 cloning site, then it can be said that a multiple cloning site can be present on the artificially constructed vector. And fourth, that is a self-replicating. This vector can be self-replicated itself into the host cell without using the host machinery for the replication purpose. And fourth, that is a less than 10 kb in size. ये अपना क्लोनिंग वेक्टर है, उसकी साइज 10 kb से लेस होगी तभी तो हम उसको उसमें ज़्यादा DNA इंसर्ट करके उसको होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उसकी साइज हमेशा लेस देन 10 kb होगी। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल, तो क्लोनिंग वेक्टर का कितना एग्जाम्पल, मतलब यहाँ तो लॉट ऑफ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक कि प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है, प्लेज्मिड है, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज बेस्ड है, फोस्मिड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि बेक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि एक, ये सभी अवेलेबल है। लेकिन इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सिर्फ प्लाज्मिड बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर में ये दो एग्जांपल है, PBR22 एंड POC19, which can be discussed. Now we are discussing about the characteristic of the plasmid based cloning vector. तो plasmid based cloning vector है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मिड बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर है वो डबल स्टैंडर्ड है और प्लाज्मिड है मतलब यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है और ये सर्कुलर फॉर्म में है और ये इसका अलग से एक फंक्शन है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। जो सभी फंक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर के साथ मैच होता है, तो मतलब प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो प्लाज्मिड बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर में एडवांटेज क्या है, तो मतलब ये इजी से प्यूरिफिकेशन हो जाता है और सेकंड दैट इज ट्रांसफॉर्मर कैन बी सिलेक्टेड वेरी इजीली देन द अदर क्लोनिंग वेक्टर। एंड इसका एक अलग से एडवांटेज है कि स्मॉल DNA फ्रेगमेंट है जो हमको होस्ट में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम प्लाज्मिड बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। और इसके साथ ही इसका डिसएडवांटेज भी है कि लार्ज DNA मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम होस्ट में इंसर्ट प्लाज्मिड की मदद से नहीं कर सकते, उसके लिए एडवांस वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। सो PBR22 this name can be split into the different based on its discovery and its origin। तो इस नाम का हम पहले स्प्लिटिंग करते हैं, तो स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है, P हमेशा ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, मतलब P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है इसलिए P यानी कि प्लाज्मिड। BR मतलब ओरिजिन ऑफ डिस्कवरी, इसका डिस्कवरी किसने किया, तो उस दो साइंटिस्ट का नाम है बोलिवर एंड रॉड्रिग्स। And 322 which are the laboratory number in which different variants of the PBR can be available in the same laboratory। So इसलिए इसका नंबरिंग दिया गया है। तो नंबरिंग तो हम बात करेंगे PBR22, इसका जेनेटिक मैप है जो 4.362 किलो बेस पेयर यानी कि 4.3 किलो बेस पेयर का है, उसको हम बेस पेयर में कैलकुलेट करते हैं तो 4363 बेस पेयर उसका साइज है PBR22 का। तो PBR22 इज नॉर्मली available in the high copy number, 24 copies per cell which are available in the cell। तो PBR22 है वो तीन टाइप के जीन कंटेन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए ये जीन होना बहुत जरूरी है। और थर्ड सेकंड दैट इज अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन व्हिच आर द सिलेक्टेबल मार्कर एंड दिस आर द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन व्हिच आर आल्सो सिलेक्टेबल मार्कर। तो हम अब उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो इसका PBR22 का कंस्ट्रक्शन मतलब ये आर्टिफिशियल वेक्टर है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है, ये तीन वेक्टर अवेलेबल थे पहले, उसका कंबाइन करके ये PBR22 बनाया गया है। तो कौन से वेक्टर थे तो हम उसकी बात करेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो PSC 101 में से लिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ का बेस पेयर का जो रीजन है तो वो PSC 101 में से लिया गया है। और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो किस में से लिया गया है, PMB1 व्हिच इज अ प्राइमरी वेक्टर, उसमें से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिया गया है। इट इज आल्सो कंटेन द रोप जीन का यहाँ क्या फंक्शन है कि विच सिंथेसाइज द प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इनटू द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन चाहिए वो रोप जीन की मदद से बन सकता है। और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स विच आर टेकन फ्रॉम द RSF 2124 में से लिया गया है और ये इसका बेस पेयर का है, मतलब कितना बेस पेयर उसमें से ट्रांसफर किया गया। विच आर मतलब कि PBR22 है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री वेक्टर विच आर नॉर्मली अकरिंग इन द नेचर एंड PBR22 विच इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, मतलब ये लेबोरेटरी में कंस्ट्रक्ट किया गया प्लाज्मिड है। इफ वी वांट टू इंक्रीज द कॉपी नंबर ऑफ दिस प्लाज्मिड, यहाँ पे 24 copies per cell है, is already in a high copy number। If we want to increase the copy number up to the 1000 copies per cell, then we can add a chlorophenical to this
क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोरामफेनिकोल का फंक्शन क्या है? क्लोरामफेनिकोल इज एंटीबायोटिक व्हिच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगा और ये प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कंटिन्यू रहेगा। तो इसका कॉपी नंबर 24 से इंक्रीज होकर 1000 कॉपीज पर सेल तक का जाएगा। वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑन द जेनेटिक मैप ऑफ द PBRT22। तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट का पर्पस क्या है कि जब हमको क्लोनिंग करना होता है तो ये PBRT22 को कट करना पड़ता है। तो कट करने के बाद हमको जो फॉरेन डीएनए आइसोलेट किया गया है वो हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद उसका लाइगेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कट करने के लिए तो हमको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट तो होनी चाहिए। तो दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट कैन बी प्रेजेंट within the selectable marker. So the genetic map of the PBRT22 contain the 40 unique recognition sites for the restriction endonuclease to cut. तो यहाँ पे दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट दोनों तरफ प्रेजेंट है। यहाँ पे 40 साइट्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह दिया गया है। मतलब कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जीन जेनेटिक मैप है वहाँ पे 11 रेस्ट्रिक्शन साइट्स कैन बी प्रेजेंट व्हिच आर द एंजाइम दैट कैन बी cloning site can be present on the genetic map of the PBRT22. तो यहाँ पे 11 site present within the tetracycline resistant genes and the 2 sites CLAV1 and the HIN3 which are the commonly used restriction endonuclease enzyme. That site can be present within the promoter region of the tetracycline resistant gene region. तो यहाँ पे इसका प्रोमोटर रीजन है, तो ये प्रोमोटर के विथिन में ही ये CLAV1 और HIN3 की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट प्रेजेंट होगी और ये 11 की है वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन में होगी और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें 6 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स कैन बी प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों में ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट प्रेजेंट है। तो अब हमको क्लोनिंग करना है, लेकिन किसकी मदद से? PBRT22 की मदद से हमको क्लोनिंग करना है। तो क्लोनिंग करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट करेगा। तो कट करने के लिए इनमें से 40 में से कोई भी साइट कैन बी यूज्ड फॉर द क्लोनिंग पर्पस। तो यहाँ से लेकर ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है कोई भी साइट हम क्लोनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो ओके, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द क्लोनिंग स्ट्रेटजी फॉर द PBRT22। तो क्लोनिंग करने के लिए यहाँ पे क्लोनिंग साइट है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट प्रेजेंट है। तो यहाँ हमको क्लोनिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए जो टारगेट डीएनए हमको जो इंसर्ट करना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइसोलेट करेंगे। तो डीएनए आइसोलेट कर दिया, उसके बाद का स्टेप क्या है कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कैन बी परफॉर्म within the any of the restriction enzyme that site can be present on this selectable marker gene। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट प्रेजेंट है वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए यूज करें। फॉर एग्जांपल हम BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए लेते हैं। तो BAM-H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट ये क्लस्टर ऑफ द जीन दैट एनकोड्स फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे BAM-H1 की साइट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये PBR3 को एक पोजीशन पे कट करेगा। एक पोजीशन पे कट कर दिया तो ये रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यहाँ खत्म हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद ये कट हो गया तो उसके बाद जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम इंसर्ट करेंगे। तो जीन ऑफ इंसर्ट उस पोजीशन पे मतलब जिस पोजीशन पे कट हुआ है BAM-H1 वहाँ जीन ऑफ अपना इंटरेस्ट है वो वहाँ लाइगेटेड होगा। लाइगेशन के बाद जो लाइगेटेड मिक्सचर है कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनी टाइप ऑफ द होस्ट। हियर there is one thing is remember that any of these restriction sites can be used for the cloning purpose. Okay, अब हम बात करेंगे once the gene of interest can be inserted into the PBRT22 genetic map। तो यहाँ पे क्या असर होगा, मतलब यहाँ इंसर्शन हुआ है या नहीं वो हमको कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइगेटेड हो गया PBRT22 के मैप से। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द मार्कर जीन। इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द मार्कर जीन का कॉन्सेप्ट हम ये एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पे PBRT22 है tetracycline resistant gene, ampicillin resistant gene and origin of replication that are present on the PBRT22। तो यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे BAM-H1 से हमको कट किया, पहले इस वेक्टर को BAM-H1 से कट किया, उसके बाद ये जीन है वो लाइगेटेड यहाँ पे हो गया। तो यहाँ हमको समझना क्या है कि इंसर्शन एंड एक्टिवेशन once the gene of interest can be inserted into the PBRT22 तो what kind of change can be take place in this vector। तो यहाँ पे जो नॉर्मल PBRT22 है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जीन है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट यानी कि लेक्टेमेस जो प्रोड्यूस करता है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू द वेक्टर, तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो है ही लेकिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था
वो कन्वर्ट हो गया टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। मतलब ये वेक्टर PBR नॉर्मल PBR22 वेक्टर कैन बी ग्रो इन द एम्पिसिलिन एंड द टेट्रासाइक्लिन इन द बोथ मीडिया। और ये ट्रांसफॉर्म वेक्टर है तो वो कहाँ पे ग्रो होगा, तो सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है तो मतलब एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो होगा और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में नहीं होगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जो रीजन था वो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट की वजह से इनएक्टिव हो गया और वो टेट्रासाइक्लिन से ओके गाइस, वंस द क्लोनिंग कैन बी डन how the recombinant or the transformant can be selected. Transformants selected which are easily detectable because the E. coli cell that transform from ampicillin sensitive tetracycline sensitive to the ampicillin resistant and the tetracycline resistant. Transformant can be screened using the selective media. Like if we plating this E. coli cells on the media containing the ampicillin and the tetracycline, once once the growth can be appeared, that means that that bacteria can be transformed from ampicillin sensitive or tetracycline sensitive to the ampicillin and the tetracycline resistant. So the transformant and the non-transformant screening can be easily using this selective medium plating. So the transformant होगा तो वो ampicillin resistant and the tetracycline resistant, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मर मतलब जो PBR22 को टेकअप ही नहीं किया है तो वो सेंसिटिव ही रहेगा, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं होगा। So okay, we are now discussing about the selection of the recombinant from the non-recombinant. अब हमको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो पता चल गया कि सिलेक्टिव प्लेटिंग की मदद से हम उसको पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। अब we want to distinguish between the recombinant and from non-recombinant. It means that cells that contain a recombinant copy of the PBR322 are the recombinant and that do not contain the recombinant copy of the PBR322. मतलब रिकॉम्बिनेंट कॉपी ऑफ द PBR322 मतलब क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट एक बार प्लाज्मिड के अंदर यानी कि PBR322 के अंदर जो इंसर्ट हो गया है उस जो सेल वो कंटेन करेगा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट और जो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये दोनों का सिलेक्शन अब कैसे करेंगे, once the it can be selection of the recombinant can be done using the insertion inactivation phenomenon. This insertion inactivation of the tetracycline resistant genes is because of the once the tetracycline resistant genes region that contain the extra piece of the DNA that is the we want to insert into the plasmid vector. So the screening of the recombinant can be done using the insertion inactivation phenomenon in which the recombinant copy of the PBR322 a recombinant copy of the PBR322 क्योंकि gene of interest can be inserted into the vector. So the recombinant copy can contain the extra piece of the DNA which are we want to insert into the plasmid vector. So this inserted fragment can disturb this tetracycline resistant gene cluster. जो ये tetracycline resistant को एनकोड करता था उस क्लस्टर को डिस्टर्ब करेगा, तो डिस्टर्ब करेगा तो tetracycline resistant can be removed from this vector. So the host cell that contain the recombinant copy, ये recombinant copy जो recombinant copy contain करेगा वो एम्पिसिलिन तो रेजिस्टेंट ही होगा लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन की वजह से इनएक्टिव हो गया है तो ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होगा। सो द होस्ट which are contain the recombinant copy of the PBR322 are the ampicillin resistant, मतलब कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के प्लेट पे वो ग्रो होगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा पीस ऑफ द डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए हमको जो इंसर्ट करना था वो इंसर्ट हो गया, उसकी मदद से ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन क्लस्टर था वो इनएक्टिव हो गया। सो इट कन्फर द tetracycline sensitivity on the tetracycline medium. Okay, we are now discussing about the screening of the recombinant from the non-recombinant. यहाँ पे जैसे दिया गया है उसमें हम रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट को एक्सक्लूड करेंगे, तो वो कैसे परफॉर्म होता है वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन, सेल्स कैन बी प्लेटिंग ऑन टू द मीडियम दैट कंटेन द एम्पिसिलिन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्यूबेशन देयर इज द अपीयरेंस ऑफ दिस कॉलोनीज, तो दिस कॉलोनीज आर द ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज because it can be transformed from ampicillin sensitive to ampicillin resistant, whereas untransformed colony cannot able to grow on this selective medium because it cannot transform from ampicillin resistant to ampicillin sensitive. तो untransformed colony है वो तो अभी भी ampicillin sensitive है। तो अब हम रिकॉम्बिनेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। तो एम्पिसिलिन की कॉलोनी पे वुडन ब्लॉक रख के हम रेप्लिका प्लेटिंग की मदद से दूसरी प्लेट में उसको रखेंगे, तो वो दूसरी प्लेट किसकी होगी, वो तो होगी टेट्रासाइक्लिन की। तो टेट्रासाइक्लिन को आप इंक्यूबेशन देंगे तो इंक्यूबेशन के बाद जो कॉलोनी मिलेगी तो सम ऑफ द कॉलोनी दैट ग्रो ऑन दिस एम्पिसिलिन प्लेट एंड आल्सो ग्रो ऑन दिस tetracycline plate, but other type of the colony
that do not grow on this tetracycline plate, that only grow on this ampicillin plate. These colonies are the recombinant colony, and that colony that grow on the both plate, यानी कि ampicillin पे भी grow हो रही है और tetracycline दोनों पे grow हो रही है, तो वो है non recombinant colony because it can contain neither the DNA that can be recombinant or no, it can contain a reconstituted form of the PBRC22. इसलिए ये ampicillin पे भी grow हो रही है और ये टेट्रासाइक्लिन पे भी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी ग्रो हो रही है। रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट क्या कंटेन करता है कि वो ओरिजिनल PBRC22 को कंटेन करता है और विच इज अ सेल्फ लिगेटेड फॉर्म ऑफ दिस PBRC22। इसलिए ये टेट्रासाइक्लिन है वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया है, तो ये ओनली एम्पिसिलिन की प्लेट पे ही है रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है ग्रो हो सकती है। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन दिस टू टाइप्स ऑफ द प्लेट, दैट लोकेशन वंस कैन बी आइडेंटिफाइड दैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर स्टडी। These are the result of this screening technique. So ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन, मतलब दोनों प्लेट पे ग्रो होगा। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है यानी अनट्रांसफॉर्म है, मतलब ये एम्पिसिलिन सेंसिटिव है और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, वो किसी भी प्लेट पे ग्रो नहीं होगा। If we talk about the recombinant that contain the recombinant copy of the PBRC22 in which the target DNA can be inserted, that are the ampicillin resistant, मतलब एम्पिसिलिन पे ग्रो होगा और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव मतलब टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं होगा। If we talk about the non-recombinant, then it can be a ampicillin resistant and the tetracycline resistant, ये दोनों प्लेट पे ग्रो हो सकता है। सो ओके गाइस, यहाँ पे मैं मेरा डिस्कशन खत्म करता हूँ। प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर में अभी PBRC22 ही हुआ है, PUC90 बाकी है जो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, मैं अगले लेक्चर PUC90 में उसका डिस्कशन करूंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर ओवर हियर, थैंक यू।